नमस्कार। आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सतबीर शर्मा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो दमदार भी है, जिसका व्यक्तित्व में निखार भी है, जो एक डॉक्टर भी है और जिसको मैं बता देना चाहता हूं वो शिक्षाविद भी है और समाज सेविका भी है। हम मिलाएंगे ऐसी महिला से जो समाज के लिए चिंतित है, जो राष्ट्र के लिए चिंतित है। उनका कहना है कि हमें आज की जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं उनके प्रतिभा को निखारना चाहिए और राष्ट्र हित में लगाना चाहिए। उनका मुख्य मकसद है कि बच्चों को शिक्षा देकर उनकी प्रतिभा को निखार कर उनको राष्ट्र हित और समाज हित में प्रयोग करना, यही है उनका कहना। उनका यह भी कहना है कि हमारा देश तभी विकास करेगा जब हम सब काम करेंगे। और इसी को लेकर हम आज आए हैं उस महिला के पास जो महिला हमेशा समाज सेवा में लीन रहती है। समाज सेवा हो, स्पोर्ट्स हो और चाहे डॉक्टरी का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे उसकी पार्टी का काम हो, वो हमेशा अग्रणी रहती हैं। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम भी करती हैं। मगर उनकी अलग ही प्रतिभा है, अलग ही उनका व्यक्तित्व है। जब आप उनका व्यक्तित्व देखोगे, उनकी बात सुनोगे, आपको यह भी पता लगेगा कि ये समाज के विकास की बात करी है, जनता के हित की बात करी है, जनहित की बात नहीं करती हैं, समाज हित की बात करती हैं, युवा पीढ़ी की बात करती हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि युवा पीढ़ी को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए और हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी महिला हमारे साथ है। मगर उस महिला का नाम बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब उस शख्सियत से आप मिलोगे उसका नाम खुद ही जान जाओगे। धन्यवाद। घूम रहे हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर बैकफायर करेगा क्योंकि लोगों की आस्था से इन्होंने खिलवाड़ किया है। और कौन राम को लेके आ सकते हैं? राम तो हमें इस धरती पे लेके आए, राम ही सब कुछ है। उसके ऊपर आप राम के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत घटिया है। मैं एक सैनिक हूँ, मेरे को भी आज ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये देश लोकतंत्र की तरफ से धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की जा रहा है। क्योंकि मैं अगर बात करूं, जो अग्नि एक इन्होंने चला दी फौज, अग्निवीर फौज के लिए चला दिया, किसानों का एमएसपी करा दिया, किसानों की जमीनों का सौदा करने लगे, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा आज देश में अभी अनुभव हो रहा है? आप अपनी आत्मा से बताना। देखिए, पिछले 10 साल में जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो और बहुत ज्यादा कम हो गया है। हमारा पासपोर्ट की जो वैल्यू, कहते हैं कि वर्ल्ड में हमने अपने इंडियन पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू बढ़ी है। अभी कल परसों एक आया था कि हमें कई नंबर्स उस पर हम गिर गए। वी बिकम अ वीकर पासपोर्ट देन वी वर। हमारी करेंसी कमजोर हो गई है। इंडिया जो है, इंडियन रुपी जो है डॉलर के प्रति इतना कमजोर कभी नहीं था जो आज 76 इयर्स के बाद हुआ है। 10 साल में इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पे है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई कभी नहीं हुई है और इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। गरीब आदमी को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो है पिस चुका है। इनके बजट सेशन में देख देख के मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है 10 सालों में। और मुझे लगता है बदलाव की बारी है। लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश जिसको हमने आजाद करा था, उसको आजादी दिलाने वाले खुद हम थे, भारत था। और हमारे कई युवाओं ने प्राणों की आहुति भी दी थी 1971 में। और वो देश बोलते हैं उसकी इकोनॉमी की आज भारत से अच्छी होगी। क्या कारण? ऑब्वियस बात है, जब सरकार जनता के लिए काम करेगी, इंडस्ट्री लेके आएगी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। आपको याद होगा भारत में पिछले कई सालों में इतने ज्यादा डर बैठ गया है कि कभी भी राइट्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे होता है ना, एक नारा बन जाता है और सडनली लगता है कि लोग जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है यहाँ के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और कभी भी राइट्स हो सकते हैं। और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो वॉच कर रही हैं इंडिया को कि ये किस तरह से हमारी जर्नलिज्म के भी जो इंडेक्स हैं, जो फ्रीडम इंडेक्सेस हैं, जो पूरी तरह से लोगों को डरा धमका के रखा जाए। जब इन्होंने अभी जो आईटी का जो ये नए नियम लेके आए हैं, अगर आपने कोई ट्वीट को रीट्वीट कर दिया तो आपको जेल में डाल सकते हैं। जो आदमी मोलेस्टर ब्रिजभूषण एक एमपी है, उसको तो ये जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन किसी ने मोदी के खिलाफ ट्वीट किया उसको जेल में डाल सकते हैं। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संविधान में मोदी जी के एक साथ में अडानी है, एक अंबानी है, और अगर आपने इनको प्रधानमंत्री बना दिया तो पूरे देश की वेल्थ ये दोनों के हाथों में चली जाएगी। वो पूरी बात 10 साल बाद 100% साबित हुई है कि हाँ, बिल्कुल सच कह रहे थे अरविंद जी। जो आदमी
चंद लोगों के लिए काम कर रहा है वो सबको विकास नहीं दे सकता। आप कभी बेटी बचाओ की बात करते हैं और जो रेपिस्ट को आप के साथ खड़े हो, आप मोलेस्टर के साथ खड़े हो, बेटियां आपको जूतों के तले रोंगी जाती हैं, उन्नाव की बेटी को जलाया जाता है, हाथरस की बेटी का शव उसके पेरेंट्स को नहीं दिया जाता, वो टायर के रात को 2 बजे जलाया जाता है। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां इनके जितने भी चुनावी वादे थे 100% झूठ निकलते हैं। अभी पिछले हफ्ते चुनाव वादों को छोड़ो, मैं बात करता हूं एक प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को सभी के साथ समय व्यवहार करना चाहिए, उसको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से उसको जितनी भी जनता है, भारत की जनता है, सबको एक ही जैसे मायने में देखना चाहिए। फिर क्यों नहीं देख रहे प्रधानमंत्री? वो क्यों नहीं देख रहे हो तो मोदी जी से पूछिए या मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं ना। उनको जवाब उनको देना चाहिए कि अगर आपको 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हो, कि आप 140 करोड़ का एक समान आप व्यवहार कर रहे हैं, या आप कुछ लोगों के साथ तो पार्शियलिटी कर रहे हैं और बाकी करोड़ों लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने ये भी प्रधानमंत्री देखा को अपनी जमीर से जवाब देना चाहिए कि आपने पिछले 10 सालों में एक प्रकार का व्यवहार किया है या नहीं। अगर मैं करूं, भारत विकास यात्रा जगह जगह निकाली जा रही पूरे देश में, और उसके अंदर बीजेपी की नुमाइश की जा रही है, बीजेपी का सब कुछ दिखा जा रहा है। क्या किसी पार्टी के हित में भारत विकास यात्रा को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, भारत विकास अगर कर रहे हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये पैसा पूरा भारतीय जनता पार्टी से आना चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं, पूरा मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी व्यवस्था है उसको प्रयोग कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रचार में, जो टोटली इलीगल है पूरे स्टेट में। अब आप देखेंगे, मोदी जी 2 दिन पहले गुड़गांव रेवाड़ी आए थे, वहां 4000 बसेस चली थी रोडवेज की, भर भर के लोगों को लाया जा रहा था। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ स्ट्रांग होता तो इस पे सख्त कार्रवाई करता, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी बाकी कई चीजों की तरह पपेट बन के रह गया है। आप इलेक्शन कमीशन को सेशन की याद क्यों नहीं दिलाती? मैं एक्चुअली इनफैक्ट टीएन शेषन की ही बात कर रही थी कि टीएन शेषन जब थे इतना स्ट्रांग उनका राज था कि लोग डरते थे उनके नाम से। आज इलेक्शन कमीशन भी एक नेमलेस फेसलेस पपेट हो गया है, वो कुछ नहीं करता। अभी वो वेट कर रहा है, मोदी जी जगह जगह सरकारी पैसे पे चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जब उनका प्रचार सारे स्टेट्स में खत्म हो जाएगा, उस दिन वो आचार संहिता लगा के इलेक्शन करवा देंगे। अभी बात करेंगे किसानों के ऊपर, मगर कल हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में नहीं जा सकते, पड़ती है। और दूसरी बात ये भी बोला है कि क्या जो बीजेपी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मान की सरकार है, वो किसानों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। अगर हम किसानों के साथ खड़े हैं, अगर गरीब अन्नदाता के साथ खड़े हैं और आपको लगता है हमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, तो हाँ, हम 100% किसानों के साथ हैं और हमें पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। कोई आप हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते कि किसान के ऊपर आप टीयर गैस फेंको। ये और मैं आपको बता दूं, हाईवेज को ब्लॉक किसानों ने नहीं किया है, उनको पुलिस ने किया है, जो अमित शाह और मोदी के अंडर है। उन्होंने बैरिकेड लगाए हैं, उन्होंने तारे बिछाई है, उन्होंने कांटे लगाए हैं, उन्होंने टीयर गैस फेंकी, उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन्होंने रोड तोड़ी है। तो ये जो किसानों ने गड़बड़ नहीं की है, किसान चुपचाप से आ रहे थे अपने यहाँ पे दिल्ली जो राजधानी है, जहाँ सबको प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन मोदी जी को डर लगता है। मैडम, एक तीखा सवाल, क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अपील डाली कि रोड बाधा करना अपराध है, आप किसी की भी रोड में अवरोध नहीं डाल सकते, और एक हाईवे को बाधा किया है, कील डाली है, किसी ने कोर्ट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई अभी तक आपकी पार्टी ने या किसी ने कि क्यों सरकार रोड के ऊपर कंक्रीट बिछा रही है, क्यों कील बिछा रही है? सुप्रीम कोर्ट कई बार सुओ मोटो कोग्निसेंस लेती है। काफी सभी चैनल्स ने दिखाया है, कीलें लगी हुई है, सभी ने दिखाया बैरिकेड लगे हैं, सबने दिखाया कि रोडों को खोदा गया है। तो मुझे लगता है सुओ मोटो कोग्निसेंस कोर्ट में केस जाएगा तभी तो लेंगे एक्शन, बिना कोर्ट जाए कैसे सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सुओ मोटो कोग्निसेंस होता है। जो जिस तरह अरावलीज का खनन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमारे अरावली बचाओ प्रोटेस्ट को सुओ मोटो कोग्निसेंस लेते हुए पीएलपी अमेंडमेंट पे स्टे लगाया था। उस तरह अगर सरकार को, अगर कोर्ट को लगता है कि ये हाईवेज को ब्लॉक करना सरकार का गलत काम है, तो वो खुद कॉग्निसेंस ले सकता है। कल ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बोला है कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, आंदोलन करने से कोई मनाही नहीं है, मगर ये ग्रुप में आंदोलन कर सकते हैं, 10-10, 20-20 में, 50-50 में आंदोलन कर सकते हैं। एक जगह ग्रुप है, उससे लोगों को बाधा अवरुद्ध होती है, ये भी हाईकोर्ट ने साफ जी नहीं, बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हर इंडियन का अधिकार है। और किसान जो है, आपको याद होगा पिछले साल
1.25 साल बैठ के गए थे और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर उनको रामलीला मैदान आने दिया जाता, 1 लाख किसान अगर वहां चुपचाप बैठते तो किसका नुकसान था। डर मोदी जी को ये लगता है कि जब ये सारे किसान दिल्ली में पहुंच गए, जब लाखों की संख्या में वहां प्रोटेस्ट दिखेगा तो वहां पे जनता की भीड़ उमड़ेगी, वहां मीडिया इनका प्रोटेस्ट को सब तरफ फैलाएगा और इनकी सरकार हट जाएगी। इनको केवल सत्ता से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। जनता के ऊपर ये टीयर गैस रात के 2 बजे फेंकने वाले लोग हैं। इनको जनता के ऊपर बुलेट्स मार रहे पैलेट्स। आपने देखा कि 3 किसानों की आईसाइट चली गई। इस तरह का घिनौना हरकत अपने ही लोगों के साथ कौन सा तानाशाह करता है, ये आप सबको पता है। अगर मैं शंभू बॉर्डर की ताजा बात करूं, बिल्कुल ताजा बात करूं, कल किसानों ने रात को वहां पर ला दी क्रेन और वो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ये जो इनका रोड और ये कील क्याल कुछ नहीं उसके सामने। हमने देखा टैंक जैसी चीज भी वहां वो लेकर आए। देखिए, मैं किसी भी बात में गलत काम के सपोर्ट नहीं करती हूँ। कहीं भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि नॉन वायलेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और सत्याग्रह जो है साइलेंट और पीसफुल सत्याग्रह इज द ओनली वे। आप जब हम लोग ब्रिटिशर्स की सरकार को हिला पाए तो मोदी सरकार क्या चीज है। अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे तो हमारा संघर्ष 100% सक्सेसफुल होगा। किसान आंदोलन में आपको याद होगा कि 3 किसान कानून वापस लेने पड़े थे, और अगर अब भी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो 100% एमएसपी देना पड़ेगा। सारिका मैडम, पिछले आंदोलन में 740 से ज्यादा किसानों ने अपनी आहुति दी थी। उसके बाद इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए थे। क्या अभी फिर वही दोबारा ऐसे इंसिडेंट होंगे जब कुछ आदमी मर जाएंगे, कुछ किसान मर जाएंगे, कुछ पुलिस वाले मर जाएंगे, उसके बाद एमएसपी लागू करेगी सरकार? लगता तो ऐसे है, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा 800 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री के मुंह से एक संवेदना का एक शब्द नहीं निकला था। उन्होंने इसलिए कानून वापस नहीं लिए थे कि किसान वहां पे 800 शहीद हो गए। उन्होंने कानून इसलिए वापस लिए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। उनको डर था कि किसान आंदोलन की वजह से उनके उत्तर प्रदेश के चुनाव पे फर्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने काले कानून वापस लेके किसानों को आश्वासन दिलाया था कि एमएसपी का एक कानून बना के 2022 में लागू किया जाएगा। 2022 गुजर गया, 23 गुजर गया, 24 का भी लास्ट जब पार्लियामेंट संसद सेशन था तब किसानों ने जब एमएसपी की बात की और मोदी जी ऑब्वियसली मुकर गए। लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपको पता, जब हम जन्म लेते हैं सब बोलते हैं राम राम, हर आदमी राम राम बोलता है। फिर इन्होंने रामलला की स्थापना कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर बड़े बड़े आदमियों को, क्या राम के घर में भी छोटा बड़ा होता है क्या? कोई उन्होंने अड्डानी को बुला लिया, बड़े बड़े आदमियों को बुला लिया। क्यों राम के घर में भी ऐसा होने लगा? क्या राम भी ऊंच नीच का भेदभाव रखने लगे? देखिए, राम तो शबरी के बेल देख के जूठे बेल खाने वाले इंसान थे। तो अगर भगवान का भी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही, मैं आपको बता दूं, राम के ऊपर इनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है। राम तो पूरे विश्व के हैं, हर हिंदू के हैं। तो ये राम नाम को भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए, और कोई बात नहीं है। और इनको भी पता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो इनको राम का चोगा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद कह सकते थे कि हाँ, हमने किसानों की आय दुगनी की है, हाँ हमने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, हाँ हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, आप हमें वोट करिए। लेकिन उन्होंने काम कुछ किया नहीं है। चंद लोगों, पूंजीपतियों को पूरे देश की वेल्थ दे दी है। और आज जो एक साधारण आदमी परेशान हो रहा है, वो उनको दिख रहा है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, संसद चुनाव में इनको हारने का डर है। और इनको पता है कि 62% लोग हमेशा इनके खिलाफ वोट करते हैं। जब वो एकजुट हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के तहत तो ये 100% हारेंगे। उनको हार दिखती हुई, लिखी हुई दिख रही है, इसलिए ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। भगवान का नाम भी राजनीतिकरण में यूज कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हिंदुत्व का ही अपमान है। रुपए होता था, अब 100 रुपए पार हो गया है। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ करो यार, मोदी सरकार को बाहर भगाइए और बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और चंडीगढ़ इलेक्शन ने दिखा दिया है कि इनको हराया जा सकता है। इनके ऊपर अगर सीसीटीवी की निगाह हो तो ये कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आप ये बताओ, आप बोले जुमले का फुल फॉर्म बता दो लोगों को। जुमला इनका झूठ का जुमला है। इनके पास हजारों मोदी लाइज करके एक वेबसाइट है जिसमें हजारों झूठ हैं और इतने सारे हैं कि गिनवाना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कहा था जी एम्स बन गया, अभी 2015 में आए थे हरियाणा में एम्स इनॉग्रेट करने, 2024 के चुनाव से पहले फिर से आ रहे हैं, अबू जी एम्स की झंडी लगा रहे हैं। मेट्रो जो उन्होंने 7 साल पहले बोला था, आज दोबारा बोल रहे जी मेट्रो चलाएंगे। मेट्रो तो गुड़गांव में 10 साल से कहीं बढ़ी नहीं, क्यों नहीं बढ़ी? 15 साल से नहीं बढ़ी सर, 15 साल से 1 मीटर मेट्रो का इन्होंने बढ़ाया नहीं है। गुड़गांव को तो पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है। गुड़गांव जो सोने की चिड़िया है पूरे हरियाणा के लिए, 70,000 करोड़ टैक्स के रूप में देता है, पूरे हरियाणा को चला रहा है।
उस गुड़गांव को खट्टर सरकार ने इतना परेशान किया है। यहाँ ना सड़कें ठीक है, ना सीवर ठीक है, ना नालियां जैम पड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ पे गार्बेज की इतनी समस्या हो गई कि अब कूड़ा ग्राम के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे आज देखेंगे, आज भी हम बैठे हुए हैं, विंटर के टाइम में बिजली नहीं है और हम इन्वर्टर चला के बैठे हुए हैं। तो गरीब आदमी परेशान हो रहा है, मिडिल क्लास परेशान हो रहा है, सांस आ नहीं रही है, AQI इन्होंने खराब कर दिया है, किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है, बिजली के मोटे मोटे बिल देते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल की जगह इन्होंने बस स्टैंड, वो पार्किंग बना दी है। बस स्टैंड हमारा 12 साल से टूटा हुआ है। किसी भी तरह से इन्होंने गुड़गांव में कोई काम नहीं किया। अब बदलाव की बारी है, एक मौका केजरीवाल को जरूर दें। सारिका मैडम, बहुत बड़ी बात करें जीएसटी की। पहले जो टैक्स लगता था वो अमीरों को लगता था, जिसके पास पैसे होते थे। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, जीएसटी तो दूध के ऊपर भी लग रहा है, राशन के ऊपर भी लग रहा है, चीनी के ऊपर भी लग रहा है। जो गरीब से गरीब आदमी खाता है, गरीब की जो मार है, उसकी रोटी, कपड़ा और मकान जो अहम जरूरत है, मगर उन्होंने रोटी के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये क्या करना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो इन्होंने जानबूझ के, एक पॉलिसी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमियों से टैक्स लिया जाए और अमीर आदमियों को राहत दी जाए। जिस तरह इसने कहा था ना, सूट बूट की सरकार है, तो ये 2-4 लोग हैं। और इनफैक्ट आप मान के हैरानी होगी आपको कि पूरे इंडिया का जो 50% वेल्थ है वो 54 लोगों के हाथ में है और बाकी 50% 140 करोड़ लोगों के हाथ में है। तो अब डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग हैं जो एक एक मिनट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो महीना 15,000 रुपए में गुजारा करते हैं। ये जो डिस्पैरिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है और 54% टैक्स जो है ये गरीब आदमी से ले रहे हैं। पिछले सालों में अगर मैं बात करूं 9-10 साल की, अडानी और अंबानी का कितना पैसा बढ़ा है, उनकी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई? देखिए, आप क्यों मेरे को आप ट्रबल में डालना चाह रहे हैं? आप जानते हैं कि अडानी साहब जो है 300 करोड़ के आदमी थे। उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री से जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो 30,000 करोड़ के आदमी बने। आज प्रधानमंत्री उनके मित्र हैं तो वो कई अरबों के, ही इज अमंग द टॉप रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। इंडिया नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड के टॉप लीडर, रिचेस्ट लोगों में आ चुके हैं। जब पूरा प्रशासन, जब पूरी सरकार एक आदमी को पैसा अमीर बनाने के लिए काम कर रही है तो पूरे देश की वेल्थ ऑब्वियसली एक आदमी के हाथ में जा रही है। और इस तरह का जो इम्बैलेंस है, जो वेल्थ का इम्बैलेंस है, ये एक देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसे किसी ने कहा था, नेट ग्रॉस जीडीपी मत देखिए। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाते हैं लेकिन उसमें से 4 ट्रिलियन कुछ 2-4 लोगों के हाथ में है तो वो पूरे देश को हेल्प नहीं कर रहा। जीडीपी पर कैपिटा देखना जरूरी है, वो बढ़ता है तो ही देश का विकास हो रहा है, नहीं तो गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अमीर आदमियों की तो वाह बल्ले बल्ले है ही। सारिका मैडम, हमने सुना है चौकीदार ने पहले चाय बेची, अभी क्या क्या बेचेगा? देखिए, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC का पूरा निवेश इन्होंने अपने दोस्तों को बचाने में लगा दिया। जब ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद इन्होंने इतने सारी कंपनीज को फोर्स किया कि अडानी के शेयर्स खरीदें, क्योंकि उनका मित्र है, उसको खराब नहीं किया जा सकता था। और इसी तरह ये धीरे धीरे अब आप देखेंगे जब 50 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इन्होंने 50 साल के लिए उनको 5 एयरपोर्ट्स इन्होंने 50 साल के लिए दे दिए, सी पोर्ट्स इनको दे दिए, सारे प्रॉफिटेबल वेंचर्स। अभी धारावी का जो रिक्लेमेशन लैंड है वो भी अडानी को मिल रहा है। बात करूं गुड़गांव की, जब मैं गुड़गांव से पटौदी निकलता हूं तो सारा अडानी लिखा पाता, और जब मैं गुड़गांव से फारूक नगर की तरफ निकलता हूं तो सारा अंबानी